सलाम आदाब। मैं अकरम परवेज़ आज के इस लेक्चर में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम नज़्म और जदीद नज़्म के हवाले से चंद बुनियादी बातें करेंगे। नज़्म के आम मफ़हूम के मुताबिक कलाम मंज़ूम नज़्म है, लेकिन नज़्म के एक महदूद मानी भी हैं जिनके मुताबिक नज़्म एक सिन्फ़ सुख़न है। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि नज़्म का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ सिलसिलों में मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल होता रहा है। कभी गज़ल को अलग करके बाकी तमाम असनाफ़ को नज़्म कह देते हैं, लेकिन जब नज़्म का लफ्ज़ शायरी की एक ख़ास सिन्फ़ के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अशार का ऐसा मजमूआ जिसमें एक मरकज़ी ख़याल हो। इसके लिए किसी मौजू की क़ैद नहीं और न ही इसकी हैत मुअय्यन या वाज़ेह है। ऐसी नज़मों को उर्दू की क़दीम असनाफ़ अदब से अलग ही रखा जाता है, जिनकी एक अलहदा हैसियत और तारीख़ है, जैसे मसनवी, मरसिया, क़सीदा, रुबाई वग़ैरह। नज़्म का लफ्ज़ जब शायरी की एक मख़सूस सिन्फ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इससे वो नज़में मक़सूद होती हैं जिनका कोई हसीन मौजू हो और जिनमें फ़लसफ़ियाना, बयानिया या मुफ़क्किराना अंदाज़ में शायर ने कुछ ख़ारजी और कुछ दाखिली दोनों क़िस्म के तासुरात पेश किए हों। नज़्म की जदीद सूरतों यानी नज़्म आज़ाद और नज़्म मुअर्रा को समझने के लिए ज़रूरी है कि कदीम असनाफ़ सुख़न की हैत या ख़ारजी पैकर पर एक नज़र डाली जाए। गज़ल, क़सीदा, मुख़म्मस, मुसद्दस और मसनवी जैसी तमाम कदीम असनाफ़ सुख़न में पूरी नज़्म एक ही वज़न में होती है, मिसरे बराबर होते हैं, क़वाफ़ी का एक मुअय्यन निज़ाम होता है जिसकी पूरी नज़्म में पाबंदी की जाती है। जदीद शोरा के यहाँ जब ये एहसास आम हुआ कि हैत की ये तीनों पाबंदियाँ इजहार ख़याल में रुकावट का बायस बनती हैं, वज़न और पूरी नज़्म में एक ही वज़न की पाबंदी बाज़ औक़ात बेज़ारकुन यकसानियत और बेरंगी पर मुंतज होती है, मिसरों के बराबर रखने का इल्तिज़ाम ख़याल के फ़ितरी बहाव में रखना डालता है, बड़ी बात को इख्तिसार से कहना और छोटी बात को फैलाना पड़ता है ताकि वो मिसरे के तूल से मुताबिकत पैदा कर लें। क़वाफ़ी का मुअय्यन रिवायती निज़ाम भी ख़याल के पाँव की ज़ंजीर बन जाता है और शायर काफ़िये का ग़ुलाम होकर रह जाता है। तो शुअरा ने इन तीनों शर्तों से कोशिश करके पीछा छुड़ाना चाहा और इस तरह नज़्म मुअर्रा और नज़्म आज़ाद वजूद में आईं। यूँ तो इस किस्म के अव्वलीन तजर्बात नज़्म तबातबाई इस्माइल मेरठी और शरर लखनवी ने किए थे, मगर इन तजर्बात को बाकायदा और मरबूत तहरीक की हैसियत मीरा जी और नूम मीम राशिद की कोशिशों से हासिल हुई। काफ़िये से निजात पाने की ख्वाहिश नज़्म मुअर्रा की सूरत में ज़हूर पज़ीर हुई। ऐसी नज़मों में काफ़िये की पाबंदी नहीं होती, काफ़िया या तो सिरे से होता ही नहीं और अगर हो तो किसी मुअय्यन रिवायती निज़ाम का पाबंद नहीं होता। अलबत्ता कदीम असनाफ़ सुख़न की बाकी दो पाबंदियाँ निभाई जाती हैं, यानी पूरी नज़्म एक ही वज़न में होती है और मिसरे बराबर होते हैं। क़वाफ़ी के किसी मुअय्यन रिवायती निज़ाम के अलावा मिसरों की यकसानियत और वज़न से भी निजात हासिल करने की ख्वाहिश नज़्म आज़ाद की शक्ल में ज़हूर पज़ीर हुई। नज़्म आज़ाद की तीन किस्में हैं। पहली, मौज़ू, ऐसी नज़में जिनमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं लेकिन पूरी नज़्म कदीम असनाफ़ सुख़न की तरह एक मख़सूस वज़न की पाबंद होती है। नीम मौज़ू, ऐसी नज़में जिनमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं, पूरी नज़्म में एक अरूज़ी वज़न की पाबंदी भी नहीं की जाती, अलबत्ता दो या बाज़ औक़ात दो से ज़्यादा मुमासिल अरूज़ी औज़ान इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं कि वज़न की हिस्स तस्कीन पा सके। गोया इस सूरत में वज़न का इल्तिज़ाम होता तो ज़रूर है, मगर कदीम असनाफ़ सुख़न से मुख्तलिफ़ रंग में ये होता है। गैर मौज़ू, नज़्म आज़ाद की तीसरी सूरत वो है जिसमें शुअरा ने वज़न से यकसर छुटकारा हासिल करने की शऊरी कोशिश की।
ایسی نظموں میں مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، وزن سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، لفظوں کی ترتیب اور بندش سے شعر کا آہنگ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سجاد ظہیر کی کتاب پگھلا نیلم، جو ایسی ہی نظم نما نثری عبارتوں پر مشتمل ہے اور محتاط نقادوں نے ان نثر پاروں کو نظم یا شعر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج کل غیر موضوع نظم آزاد کے لیے نثری نظم کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، لیکن نثری نظم لکھنے والے ذمہ دار ادیب شعر کے آہنگ سے بالقصد دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی تخلیق نظم یا نظم آزاد کے دائرے میں نہ رکھی جائے۔ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ نظم معرہ یا نظم آزاد پابندیوں سے بچنے کے لیے آسان کوششیں ہیں، کیونکہ نظم آزاد اور نظم معرہ لکھنے والے شعراء نے اگر ایک طرف بعض پابندیوں سے انحراف کر کے کچھ سہولتیں حاصل کر لی ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے اس قسم کی نئی شاعری کا وقار بلند کرنے اور اس کا جواز ثابت کرنے کے لیے شعر کے بعض ایسے پہلوؤں پر زور بھی دیا ہے جن کی جانب قدیم اصناف سخن میں طبع آزمائی کرنے والے شاعر کم توجہ دیتے تھے۔ مثلاً نئی علامتوں کی تلاش، وحدت تعمیر یعنی معنی کے تدریجی ارتقاء کا بہتر مظاہرہ اور زوائد سے کامل اجتناب، نئے موضوعات کی تلاش، روایتی گھسے پٹے اور فرسودہ موضوعات سے اجتناب، شعر کے ذخیرہ الفاظ میں توسیع، شاعر کے انفرادی تجربات پر زور جس کے نتیجے میں شخصی واردات کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، متبادل آہنگ کی تلاش وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ہم اس لیکچر کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ شکریہ۔